जयपुर में गणतंत्र दिवस पर जगह जगह झंडा वंदन हुआ। कर्नल देवानंद गुर्जर बीजेपी मीडिया प्रभारी शिल्पी सैनी ने ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस की बधाई दी। साथ ही देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और जवानों को नमन किया। कर्नल देवानंद गुर्जर ने राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। वहीं बीजेपी नेत्री शिल्पी सैनी ने महिलाओं हिंसा का मुद्दा उठाया। संवाददाता करतार सिंह ने खास बातचीत की बीजेपी मीडिया प्रभारी शिल्पी सैनी से। देश एवं प्रदेश में गणतंत्र दिवस 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जो 26 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। इसी को लेकर सच्चा देश का सिपाही कर्नल देवानंद गुर्जर साहब हमारे साथ है, जो क्या कुछ यानी 26 जनवरी के उपलक्ष्य में यानी कहते हैं। कर्नल साहब, गणतंत्र दिवस को किस रूप में मनाया जाता है और शायद ये 26 जनवरी कुछ अलग अंदाज में मनाई जाती है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके साधना चैनल और इन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आपने मौका दिया मेरी बात रखने का देश के सामने, नागरिकों के सामने। और आज इस पावन अवसर पर मैं देशवासियों को, आप सबको बधाई देना चाहूँगा 73वें गणतंत्र दिवस की। ये गणतंत्र दिवस मैं एक अलग नजरिए से देखता हूँ। वो ये है कि देखिए, गणतंत्र दिवस तो 73वां चल रहा है, पर ये एक ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस के रूप में मैं देखता हूं। इसके अंदर 3-4 बिंदु हैं। पहला बिंदु तो ये कि भारत में अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, अपनी कठिनाइयां सही, कुछ ने, कुछ जेल में गए, कुछ फांसी के फंदे पे लटके, कुछ की प्रॉपर्टी जब्त हुई, कुछ को बहुत सारा कठिनाई का सामना करना। उनके उस बलिदान को देश या तो भुला चुका था, और अगर थोड़ा बहुत याद किया तो वो दबाव में याद किया गया कि कहीं देश में लोगों में रोष ना प्रकट हो जाए कि तुम उनको बिल्कुल याद नहीं करते। तो उनको एक इस बार उचित सम्मान दिया गया मौजूदा सरकार और मोदी जी का। मैं मोदी जी को एक व्यक्ति विशेष नहीं देखता हूं, एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखता हूं, मैं उस व्यक्ति और उस जन प्रतिनिधि की भावना के रूप में देखता हूं जो बदलते हुए भारत का एक नया रूप। और इन्होंने क्या किया, 2 मुख्य चीजें। पहली चीज तो थी कि इंडियन नेशनल आर्मी, जिसके सुभाष चंद्र बोस एक रणनायक थे, रणबांकुरे थे, और वो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 21 अक्टूबर 1943 के अंदर अपनी सरकार का, भारत सरकार का निर्माण किया था। प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी करेंसी की थी, उन्होंने अपनी सेना का निर्माण किया था, और पहला झंडा उन्होंने रोहन किया था। देखिए आप, तो उनको देश भूल चुका था, आईएनए के रणबांकुरों को भूल चुका था, उन लाखों भारतवासियों को जो स्वतंत्रता सेनानी, उनको भूल चुका था। तो 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस की कार्यक्रम की शुरुआत करके इन्होंने बहुत एक अच्छा कार्य किया, और वो दिन है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन। तो ये बहुत एक बदलाव का है, ऐतिहासिक फैसला। दूसरी चीज जो उन्होंने की है, आप देखिए इंडिया गेट भारत को एक तोते की तरह हमको पढ़ाया गया कि इंडिया गेट एक शौर्य से जुड़ा हुआ है। अरे भाई, कौन सा शौर्य है उसमें, आप बताओ। अंग्रेजों ने किंग जॉर्ज पंचम, जिसको 5वां कहते हैं, उसका कोरोनेशन, उसका राज तिलक, राज अभिषेक जो कहते हैं, वो दिल्ली के आज के इंडिया गेट के इलाके में, जिसको हम कोरोनेशन पार्क का भी नाम देते हैं, उस इलाके में किया गया था। वो गुलामी मानसिकता का एक प्रतीक था, जिसको देशवासियों को ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि तुम्हारा देश का सम्मान इसमें है। मैं तो कहता हूं मोदी जी, आपने बड़ा अच्छा किया, जिस कैनोपी में उस जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी 1960 के दशक में, जब देश में रोष आया कि गुलामी की मानसिकता के जो प्रतीक चिन्ह उनको हटाया जाए, और उस पंचम की मूर्ति को भी उखाड़ के फेंक दिया। उसके बाद डिबेट हुई, गांधी की लगे, मोहनदास गांधी जी की लगे, या और किसी की लगे, पर लोगों में इतना रोष था कि सुभाष बाबू की मूर्ति लगाने की उनकी इच्छा थी। और देखिए, सच्चाई ऐसे होती है। अब इस 26 जनवरी पर मोदी जी ने वहां पर उस कैनोपी के अंदर जॉर्ज पंचम की जगह असली भारत के पहले प्रधानमंत्री, असली भारत के रणनायक, जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पे मजबूर किया। हमें पढ़ाया जाता है, दे दी आजादी खड़क ढाल, पता नहीं कौन सी एक कविता है, मैंने भी पढ़ी, पर मैं उसे कदाचित भी समर्थन में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि देखिए, क्लेमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे, जिसमें हमारे देश में जब आजादी, जिसको आप नाम देते हैं, मैं तो कहता हूं कि वो दिन हमारे विभाजन का दिवस था। मेरे लिए दुख का देश था कि हमारे देश के टुकड़े कर दिए, कमजोर कर दिया। लेकिन चलिए, वो कहानी अलग है। तो जब क्लेमेंट एटली आते हैं 1954 में भारत में यात्रा पे, बंगाल के गवर्नर के पास, चटर्जी साहब के पास वो बैठे, तो उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि क्लेमेंट एटली साहब, आप ये बताएं
कि भारत के जो उस समय जितने भी एजिटेशन हुए, उन एजिटेशन में तो कभी उनको सफलता मिली नहीं। आपने सबको क्रैश कर दिया था। इवन क्विट इंडिया मूवमेंट भी जो गांधी जी ने शुरू किया था उसको भी दबा दिया था। तो आपको ऐसा क्या कारण था कि आपको भारत छोड़ना पड़ा? उसने कहा ओनली वन रीजन, सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, ये उनके शब्द थे। क्यों थे मैं आपको बताता हूं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी उस समय जो 40 लाख, हमारी 25 लाख जो गुलाम भारत की सेना थी, जो अंग्रेजी शासक के आदेश लिया करती थी, गुलाम भारत की एक सेना थी, और सिर्फ 40,000 मात्र अंग्रेज थे, जिसमें कुछ सैनिक थे, कुछ उनके अधिकारी थे, जो हम सबको गुलाम बनाने का एक प्रचंड उन्होंने नेटवर्क बना रखा था। जब सुभाष बाबू ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब 43 में जापान की मदद से सरकार बनाई, दुनिया के 11 देशों ने सुभाष बाबू को प्रधानमंत्री स्वीकार किया, की सरकार स्वीकार की, उनका झंडारोहण हुआ, अंडमान निकोबार में हमारा झंडा फहराया गया। तो जब ये सारी चीजें हुई, तो जब उन्होंने जापानीज के साथ मिलकर, दुर्भाग्य ये रहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हो जाती है और सुभाष बाबू की भी हार हो जाती है, जिसके कारण एक तरह ये माहौल खत्म हो गया। लेकिन देखिए, आईएनए के जब अंग्रेजों ने हमारे सैनिकों को पकड़ करके उनकी दिल्ली के लाल किला में ट्रायल करने लगे, तो म्यूटनी शुरू हो गई और अंग्रेज एक्चुअली डर गए कि ये 25 लाख अगर भारतीय सैनिक ये महसूस करने लगे, हम 40,000 की तो बोटी बोटी काट खाएंगे। नेवी में म्यूटनी होगी, आर्मी में होगी, और ये अंग्रेज छोड़ने का जो प्लान कर रहे थे भारत का, सन 48 का था, पर इस डर के मारे उनको 47 में करना पड़ा, जिसको सम्मान इन रणबांकुरों का आज मोदी जी ने दिया, इसलिए मैं इसको ऐतिहासिक मानता हूं। नंबर 2, तीसरा, आप देखिए, सेना हमारी भारतीय सेना है, रणबांकुरे है। सारे इतिहास के अंदर आप चले जाइए, राइट, हजारों वर्षों से सेना एक सिस्टम का एक आदमी होता है जो सरकार के आदेश की पालना करता है, उसका और कोई रोल नहीं है। जितनी अच्छी तैयारी भारतीय सैनिक करते हैं, क्योंकि हमने एक अपने देश के प्रति, अब वो देश किस तरह, ये चर्चा का अलग विषय है, पर हमारी जो भावना थी, हम सदैव तैयार थे। कर्नल साहब, मैं रोकना चाहूंगा इसी बीच आपको कि एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, जो आर्मी के एक जवान ही है, उनका कह रहा है कि मोदी जी आप हमें छुट्टी दो, मोदी जी आप हमें यानी परमिशन दो, ताकि हमारे साथ जो यानी खाने खाते वक्त जो फायरिंग की जाती है, जो देशद्रोही जो होते हैं उनके माध्यम से हमला किया जाता है। बाकी आप एक मोदी जी को यानी अच्छा यानी तरीका और तजुर्बा देते हुए जा रहे हैं, अच्छी सीढ़ी चढ़ाते हुए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक आर्मी का जवान है, एक सच्चा देश का सिपाही, वो क्यों मोदी को खराब बता रहा है? एक बात बताइए, आर्मी इतनी बड़ी है, देश इतना बड़ा है, क्या हर आदमी के विचार हर से समर्थन में होंगे? मेरे पिताजी से विचार नहीं मिलते तो क्या मतलब मैं गलत हो गया? मैं बताता हूँ, यहाँ सवाल बाप और बेटे का नहीं है। एक सच्चा देश का सिपाही, वो भी एक आर्मी का है, और एक मोदी यानी देश का जो प्रधानमंत्री है। यहाँ बाप बेटे की बात नहीं, सिर्फ देश की बात हो रही है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपके लिए मोदी हो सकता, मेरे लिए परम आदरणीय मोदी जी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है। भाई, मैंने आपको कहा व्यक्ति नहीं है वो। और रही बात एक सैनिक, वो भी आदरणीय है, और मैं तो खुद सैनिक रहा हूं, आज भी सैनिक हूं। मेरे आप सीने पे देख सकते हैं, मेरे को कोई परिणाम देने की जरूरत नहीं है किसी को। और कोई भी सैनिक अगर किसी भी राष्ट्र के हमारे सर्वोच्च व्यक्ति को, सर्वोच्च, हम सेना क्या है? सेना साहब एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी सेना किससे बनती है? हम देश के नागरिक युवा जाते हैं उसमें, और हमें कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। दिक्कत वहां भी हो सकती है, इसीलिए तो हम भी आवाज उठाते हैं जो मुद्दे थे, और हम बात रखते हैं, हमारा एक तरीका है। आपने कहा कि एक सैनिक, वो रिटायर्ड है कि फौजी है, मुझे नहीं पता है। और आजकल मैंने एक सिस्टम और देखा देश में, एक आदमी कोई भी टोपी लगा देता, अपने आप को सैनिक कहना शुरू कर देता। आपने उसकी छानबीन की, वो कौन सी यूनिट है, उसकी क्या दिक्कत है, उसके अधिकारी कौन है? मैं पर एक बात राष्ट्र से कह सकता हूं, देखिए, अपवाद देश के अंदर हर डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। हम सैनिक भी आपके अंदर से ही चुन करके जाते हैं, लेकिन सेना के अंदर ये कहना कि 100% काम ऐसे होते हैं जैसे मशीन करती है, उचित नहीं है। गलतियां हो सकती हैं, और वो सेना का अगर जवान है तो हमारा ऐसा रिड्रेसल, मैं तो सेना से रिटायर हो चुका हूं, मैं पर यह भी कहता हूं कि सेना के बीच में किसी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बेस्ट अधिकारी है वो सेना में है, बेस्ट जो जवान है वो सेना में है। इससे बेहतर हिंदुस्तान में नहीं है। अगर वो बेस्ट है, उनके अंदर दिक्कत है, एक सिस्टम है, हमें एड्रेस करना चाहिए। और मैं मानता हूं कमी हो सकती है। जहां तक खाने की बात की, देखिए साहब, मैं सेना में 35 साल नौकरी करके आया हूं, और सेना में एक अधिकारी 35 साल रहना कोई आसान तजुर्बा नहीं होता है।
मैं श्रीलंका में रहा, मैं नेपाल में रहा, मैं भूटान में रहा, मैं हिंदुस्तान के हर टेररिस्ट ऑपरेशन में मैंने मेजर में हिस्सा, सभी लेते हैं साहब, उसमें कोई ऐसा हमारे तीर मारने वाली बात नहीं है, नौकरी थी, कर रहे थे। पर अगर कोई राशन की कोई सेना से शिकायत है, प्रधानमंत्री थोड़ी हमारी दिक्कतें करता है साहब, हम अधिकारी हैं, हमारी यूनिट है, हमारे अंदर एक सिस्टम है, मैं तो ये मानता हूं सेना को जब जब हमने बात रखी सरकारों को, उन्होंने ध्यान दिया। यस, पुराने दौर में एक समय था जब ध्यान नहीं दिया, जैसे कि हमारी मांग थी भारतीय सेना की कि हमारा लोकल प्रोडक्ट हमको मिलना चाहिए, क्योंकि 1999 के अंदर जब कारगिल युद्ध हुआ तो हमें ये पता नहीं लगा कि पाकिस्तानी बदमाश आकर के उन पहाड़ियों में बैठ गए। हमने रशिया को बोला, हमने अमेरिका को बोला कि हमें सैटेलाइट फुटेज दो, उन्होंने नहीं दिया। उस दिन से हमारी मांग थी कि अपना जो इंडिजिनस प्रोग्राम होना चाहिए, सरकार ने कर दिया। हमारी मांग थी कि हमारे को देश के लिए एक नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए, आज की सरकार ने कर दिया। हमारी मांग थी कि सीडीएस होना चाहिए, जो लोग कई राजनेता डरते थे कि अगर एक आदमी को पावरफुल बना दिया कल वो तख्ता पलट कर दे, पर आपके नागरिकों ने फैसला किया, आज की सरकार ने फैसला किया। हमारी मांग थी, देश की मांग थी कि महिलाओं का हम ढिंडोरा पीटते थे कि महिला हमारी ये, पर भारतीय सेना में लड़कियों को परमानेंट कमीशन तक नहीं दिया जाता था। हमने मांग रखी, पूर्व सैनिक हम मांग रख सकते हैं, सेना के अंदर मेरे डिसिप्लिन है, मेरे कानून है, बात रखी। मोदी जी आपका अभिनंदन, इन्होंने हमारी महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया। यस कर्नल साहब, मैं एक सवाल और कर रहा हूँ जी, बिल्कुल करिए। जिस समय जब आप आर्मी में थे, 35 साल आपने नौकरी की, ठीक है, दूसरी बात उस समय धारा 370 लगी हुई थी, बिल्कुल लगी। धारा 370 यानी जो मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके द्वारा जो धारा 370 हटाई गई है, उससे यानी आर्मी के जो जवान है, सच्चे जो सिपाही, उनको क्या कुछ मिला? देखिए साहब, मैं एक चीज देशवासियों को बता दूं, 370 वो एक ऐसी धारा थी जो देश के विभाजन के समय ही एक अलग देश बनाने की मानसिकता के साथ तैयार की गई थी। अब मैं डिबेट किससे करूं, कोई मेरे पास जवाब देने वाला नहीं है। डिबेट है ना, है डिबेट आपके में, यानी नहीं कोई बात, मीडिया पर वो भी आपके साथ है। बीजेपी कांग्रेस की, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने ये रणनीति बनाई थी कि भारत के टुकड़े, अगर आप, मैं देशवासियों को बता दूं, जितना मेरा इतिहास है, अंग्रेज कभी खुशी से देश छोड़ के नहीं गए। अंग्रेज कभी भी भारत को मजबूत भारत छोड़ के नहीं देना चाहते थे। उनकी इच्छा थी हिंदुस्तान, पाकिस्तान मुसलमानों का, दलिस्तान का, शेड्यूल ट्राइब का, और क्रिश्चियनतान क्रिश्चियंस का। और वो ये चाहते थे कि भारत के अंदर इतने भारत बन जाएं कि ये 2-4 साल लड़ाई झगड़ा करके हम वापस आ जाएं। ये तो मानसिकता उनकी थी। अब आपने जो सवाल पूछा, मैं वापस डिबेट हो गया, क्या सवाल क्या था याद करें? जो धारा 300, हाँ, धारा 370 भी उन मानसिकता का परिणाम था, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इनको मिलाना होता तो 370 धारा पहले बनाई जाती। ये टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल फेज बनाई गई थी, और इसको बनाने के पीछे जो मैं मानता हूं, मैं बहुत क्लियर हूं, मैंने बहुत बार कहा है कि इसकी मानसिकता इनकी ये थी कि भारत की पार्लियामेंट के कानून कश्मीर में नहीं चले, और समय के साथ उसका इस्लामीकरण करते हुए पाकिस्तान के साथ उस मिलाने का काम हो। क्यों? क्योंकि गिलगिट और एक बाल्टिस्तान ऐसी जगह है जो सामरिक दृष्टि से दुनिया में 1931 के अंदर अंग्रेजों ने पूरी कोशिश की थी हिंदुस्तान के कश्मीर महाराजा के खिलाफ काम करके, और वो उन्होंने ले लिया था। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इस पर कंट्रोल, बिकॉज वो एक बाल्टिस्तान गिलगिट ऐसा इलाका जहां रशिया से कंट्रोल है, चाइना में जा सकते हैं, हमारे भारत में आ सकते हैं, हमारे खंडित भारत के पाकिस्तान में, दुनिया के किसी भी कोने में। तो ये इनकी साजिश थी। और इसके तहत क्या था? इसके तहत ये था कि वहां की नागरिकता किसी भी आदमी को नहीं दी जाएगी। और दुर्भाग्य देखिए कितनी प्लानिंग थी। उन्होंने कहा कि नागरिकता 1935 से पहले के लोगों को ही मिलेगी। मतलब 47 कब है? आजाद आप हो रहे हो 10-15 साल बाद, जिसको आप आजादी कहते हो। ये मानसिकता बड़ी प्लानिंग के साथ थी कि यहां पर वहां के जो लोग हैं पाकिस्तान, और जो इस्लामीकरण वाले लोग थे, वो चाहते थे कि 370 की आड़ में भारत की पार्लियामेंट जो कानून पास करे। क्यों 370 की आड़ में? मैं अभी आपको बता रहा था कि शेड्यूल ट्राइब राइट्स थे, एसटी राइट्स थे। कश्मीर के अंदर 25 लाख गुजर बकरवाल हैं जिनको एसटी राइट्स दिए गए। 370 की आड़ में उनको 2019 में मिले जब 370 हटा।
भारत के वहां पर जो लोग सैनिक रहते थे, उन सैनिक के अंत्येष्टि के लिए भी जमीन वो कश्मीरी सरकार जो थी, एनसी को पीडीपी, नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब, वो 370 की सरकारें थी, परिवार हो या नहीं हो डजंट मैटर, सैनिक को नहीं था, गुरखे थे बहुत सारे, करीब 5000 गुरखे महाराजा की आर्मी में थे, उनको नागरिकता नहीं दी गई। कश्मीर के अंदर एक बार जब ये सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी, तब पंजाब से हमारे जो सफाई कर्मचारी वहां गए थे, उनको भी कभी उन्होंने नागरिकता नहीं दिया। अब आप कहेंगे साहब नागरिकता में क्या है? नागरिकता में यह है कि वहां के जो नागरिक कश्मीर के नागरिक नहीं थे, उनको वहां पर नौकरी नहीं मिल सकती सरकारी, वहां पर उनको कोई जो सरकारी फैसिलिटीज है वो नहीं मिल सकती। जैसे एक लड़की थी जो सफाई कर्मचारी की, अब वो उसने डॉक्टरेट करने के बाद जो डॉक्टर लगने लगी, तो उसको कहा कि नहीं तुम मैलाइड होगे, तुम यहाँ पर डॉक्टर नहीं बन सकते हो, क्यों? क्योंकि तुम यहाँ की नागरिक नहीं हो। तो 370, और इसके अलावा जो आपने सैनिकों का प्रश्न किया, मैं बताऊं 370 की आड़ में जो वहां सरकारें थी, उन्होंने इस तरह पे टेररिज्म का और पाकिस्तान का जो तीसरी छुपे हुए लोग थे, उस एजेंडा को चलाने के लिए हमारे 50,000 से ज्यादा सैनिकों की हत्याएं टेररिस्ट द्वारा हुई, हमारे सिविलियन नागरिकों की हुई। क्यों? क्योंकि 370 की आड़ के अंदर वहां पर सेना को पूरी इजाजत नहीं होती थी। और तो देखिए सेना क्या, सामना ऑपरेशन करूंगा, एक मिलिटेंट मारूंगा, मिलिटेंट मार के मुझे जाना तो पुलिस के पास ही है, पुलिस के पास ही एफआईआर लॉन्च करानी है, जबकि हमारे ऑर्डर्स हैं, हमारे कानून है, पर आखिर कार्रवाई तो ये डेमोक्रेसी थी। और वो जो पुलिस और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग रहते थे, वो ऐसे लोग थे जो कि सेना के विरोधी होते थे, वो ऐसी मानसिक। अब आप बताइए कहां गए पत्थरबाज, कहां गए वो हड़तालें? आज देखिए 26 जनवरी, आज कश्मीर के अंदर मैं देख रहा था, मेरे मित्र हमारे जो वहां मैं जुड़ा हुआ हूं, वो कह रहे थे सर कि हमें गर्व है, पहली बार बिना रेस्ट्रिक्शन के हम 26 जनवरी मना रहे हैं। वरना एक ऐसा दौर था, आपको भी ज्ञात है और पूरे देश को ज्ञात है कि 15 अगस्त 26 जनवरी कश्मीर तो छोड़ दो, आप जयपुर में भी मनाने के लिए, बेंगलोर में मनाने के लिए, दिल्ली में मनाने, आपकी आधी फौज और पुलिस पसीने बहाया करती थी। कहां गया वो? ये 370 के हटने के बाद जिस प्रकार से यूनियन टेरिटरी बनी है, सामान्य जन, मैं एक चीज और बता दूं, कश्मीर में जो लोग कश्मीर सामान्य जनमानस को एंटी नेशनल कहते हैं, ऐसा नहीं करो, क्योंकि वो लोग सामान्य भारतीय हैं। ये जो लोग पाकिस्तानी फंडामेंटलिस्ट और जो देश के जो इस्लामीकरण करने के जो मानसिकता के लोग थे, वो लोग बदमाशी किया है उन्होंने, वहां टेररिज्म उन्होंने, सामान्य जनमानस देखिए, जाइए कश्मीर में। मैं 1 जनवरी को इस बार हमारा एक सम्मेलन हुआ था, आपको मैं बता दूं कि वो सम्मेलन ऐतिहासिक 26 जनवरी से पहले हुआ है, जहां एक टैगोर हॉल है साहब, टैगोर हॉल में लोग बताते हैं कि आज तक पिछले 20 वर्षों में कभी वो बना नहीं था और उसकी कैपेसिटी कोई ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 1200 है। इस बार जब 1 जनवरी को हमने कार्यक्रम किया, वहां पांव रखने को जगह नहीं थी, तो 370 हटना बहुत अच्छा कदम था। अब सैनिकों की हत्याएं नहीं कर सकता, क्योंकि अब हमारे पास कंट्रोल है। देशभक्त और राष्ट्रभक्त लोग हर जगह बैठे, क्योंकि सेना अकेली लड़ाई नहीं लड़ सकती, जज भी चाहिए जो सही फैसला करे, हमें पुलिस वाला भी चाहिए जो सही भावना के साथ गलत किसी आदमी का दबाव में साथ न दे, हमें सही एसडीएम भी चाहिए जो जब सेना जाए तो उसको इजाजत दे। बहुत सारे मुद्दे अब 370 हटने से वहां पर सामान्य जनमानस का राज। और आप देखिए अब जो डीडीसी के चुनाव हुए वहां पर, आप देखिए किस प्रकार से सफलता मिली है भारत को और किस प्रकार से कश्मीर एक तरह इंटीग्रेट हो चुका है। तो ये उन लोगों को तकलीफ थी उस समय 47 से पहले, जिनकी मानसिकता थी देश के अंदर देश दूसरा बनाना। धन्य हो, मैं तो मोदी जी और इनका अभिनंदन करूंगा, वरना इनके अलावा तो कांग्रेस पार्टी, मेरी कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है। पिछली बार डिबेट के अंदर जब 370 की 2019 अगस्त में डिबेट चल रही थी, मैंने 4 अगस्त को चैनल पे कहा था कि देखिए अभी भी समय है, आप देश के साथ आ जाओ, वरना आपके दिन गिने चुने, क्योंकि 370 तो हटेगा। उन्होंने क्या कहा, पावर में आएंगे तो 370 लाएंगे, हम पावर में। और कल परसों मैं सुन रहा था, वो कहते पावर में आएंगे तो ज्योति जलाएंगे। भैया अब समय जा चुका है, देश बदल चुका है, युवा बदल चुका है, हमारे सबके हाथ में ये मोबाइल है जो हमें सब चीज सही ज्ञान दर्शन करता है। तो मैं मानता हूँ एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो अपने कह रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पे जो किसानों का जो जमावड़ा था जी, पूरे यानी साल भर उनको होने में, यानी की सर्दी में तक यहाँ सड़कों पर रहे, उनके ऊपर पानी की बौछार तक की गई थी। उधर तो किसानों का यानी धरना प्रदर्शन, इधर मुस्लिम समाज का कहना था कि धारा 370 वापस लगा दी जाए।
उधर किसानों का भी कहना था। राकेश टिकैत ने सवाल कहा है कि मोदी सरकार 370 वापस लगाए, ये क्या था? ये राकेश टिकैत साहब कौन है पहले ये बताइए? ये किसानों का एनिमेटर। अरे साहब क्या बातें कर रहे हो, इस देश के अंदर आप ऐसे मुस्लिम भी पुकार कर रहे थे, उन्हीं के साथ उनका मुस्लिम का क्या लेने देना? भारत देश में हर धर्म है। मुस्लिम कल पुकार कहेगा मैं पाकिस्तान बनाना, तो चले जाओ, इसको जो करना। नहीं, मुस्लिम समाज को क्या नुकसान है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। कश्मीर में आज अरे साहब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देशवासियों को बता दूं, मैं गुर्जर महासभा, हमारी 25 लाख गुर्जर है कश्मीर में, और वो सारों ने 370 हटाने का समर्थन किया है। आप देख लीजिए, फुटेज निकाल के टाइप कर ले गूगल पे जा करके। तो ऐसा मत कहिए, ये मुसलमान को बदनाम करने की साजिश है। मुसलमान का देश से क्या लेना देना भाई, वो तो नागरिक है हमारा। नहीं, गूगल पे तो मैंने अभी कल ही सर्च किया कि सुनिए कल मैंने गूगल पे सर्च किया कि गुर्जर को ढूंढने में क्या किया जाए, तो गूगल कह रहा है कि गुर्जर को सर्च करने से पहले औकात में रह जाए। ये क्या है? देखिए साहब, नहीं गूगल की बात है ये। देखिए मैं ये बहुत बड़ी चर्चा है। देखिए साहब, मैं तो बहुत छोटा सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं तो यही कर सकता हूँ, एक पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव कार्य। लोग आएंगे जाएंगे, पर अंततः विजय सत्य की होगी, अंततः विजय हमारे राष्ट्र हित की होगी। और राष्ट्र, जैसे आपने किसानों का नाम लिया, अरे साहब किसान की समस्या है, सरकार ने सुनी थी, सरकार का काम है सुनना। मैं तो खुद किसान हूं, पर मैं उन किसानों के समर्थन में कभी न था, न हूं जिन्होंने नारे लगाए इंदिरा तेरे को ठोका अब तेरे को ठोकर। मैं उन किसानों के कभी भी समर्थक नहीं था जिन्होंने भिंडर वाले के पोस्टर लेकर के वहां गए। मैं उन किसानों के कभी भी समर्थन में नहीं हूं जो एक निहत्थे, एक नागरिक की तलवार से हत्या कर देते हैं। मैं उन किसानों का कभी भी समर्थक नहीं हूं जो किसी नाम से वहां 5 स्टार कल्चर बना करके हमारी महिलाओं के साथ उन्होंने कुछ गलत कार्रवाइयां की। मैं उन किसानों के साथ कभी नहीं हूं जो सामान्य जनमानस का रास्ता रोक करके एक गरीब आदमी को उन्होंने तरसाया। उनकी मांग है, सरकार दूर करेगी, सरकारों का मामला है। और रही आप बात में दूसरी, एक और कई मुसलमान, देखिए ये जो नैरेटिव चलाते हैं ना, ये राजनीतिक लोग चलाते हैं। अरे मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, ये देश तो वो है जो इन सबके लिए पहले भारतीयता है। आपने कहा कि 370 हटने से क्या बदलाव आया? बदलाव यह आया कि कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य राज्य है और वहां आज वो दिक्कत खत्म हो गई। वहां पत्थरबाज गायब हो गए, वहां पर रोड जैम बंद हो गया, वहां पर वो हर फ्राइडे के दिन क्या क्या हुआ करता था बंद हो गया, हर हत्या। बाकी रही बात, समस्या तो हमारा देश इतना बड़ा है और ये समस्याएं देश के कारण नहीं है, ये समस्याएं विदेशों के कारण है। पहले भी विदेशी आए, अभी भी विदेशी हमारे देश के अंदर आंतरिक, और कुछ लोग हैं जो विदेशियों के साथ, वो हर जगह रहेंगे साहब। घर में भी 4 भाई हैं, एक भाई तो एक दूसरे भाई की टांग खींचता ही है। और देश के अंदर जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक लोग हैं, मुझे दुर्भाग्य, मुझे दुख होता है ये देख करके। एक बड़ा सवाल निकलता है आपके यानी जो सवाल जवाब से कि यानी हमारे साथ जो बीजेपी की जो मीडिया प्रभारी है शिल्पी सेठी जी, शिल्पी जी, कर्नल साहब का कहना है कि वो किसान नहीं थे दिल्ली में, तो फिर कौन थे? कर्नल साहब का कहना है कि वो किसान नहीं थे, तो कौन थे? जी नहीं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही। कर्नल साहब का कहना है कि जो किसानों ने जो धरना दिया था दिल्ली में, साल भर तक बैठे हुए थे, उनके ऊपर आपकी सरकार के द्वारा अत्याचार किया गया, जिसको गिनती में किया जाए कि पानी की बौछारें की गई है, उनके ऊपर डंडे भी बरसाए, कई किसानों की मौत भी हुई है। अब कर्नल साहब कह रहे हैं कि मैं उन किसानों के साथ नहीं, तो आखिरकार वो किसान नहीं थे क्या? नहीं, कि वो किसान तो थे, क्योंकि उन्होंने इतने दिन अपना जो टाइम लगाया है वो भूख प्यास और जो भी बारिश गर्मी सर्दी तब बैठे हुए थे, तो नो डाउट वो किसान तो थे, क्योंकि उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना था। और कोई भी अगर इतना टाइम दे रहा है और अगर वहां पर आकर इतनी तपस्या कर रहा है, इतने कठिन परिश्रम कर रहा है, तो वो किसान तो थे। नहीं, किसान थे तो जो देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आखिरकार किसानों की बातें मानी, तो साल भर पहले क्यों नहीं मानी? अगर किसान है, मोदी जी का कहना है, बीजेपी सरकार का भी कहना है कि किसान नहीं है, कांग्रेसी आदमी है, तो आखिरकार फिर मोदी ने क्यों माना ये सब? जो देश के प्रधानमंत्री है, आपका भी कहना है कि किसान है, उधर कर्नल साहब का कहना है कि मैं ऐसे किसानों के साथ नहीं हूँ, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि कल उन्होंने अपना स्टार्ट किया बोलना और मान ली जाए, क्योंकि मोदी जी जो है वो बिल्कुल ही सोच समझकर हर कार्य करते हैं, हर चीज का निर्णय तभी लेते हैं जब उस चीज का वक्त आता है, और बहुत अच्छे से जब हम उस चीज को कैसे टेकल कर सकते हैं वो मोदी जी से ज्यादा हम लोग नहीं जान सकते हैं। तो मैं उनकी इस चीज का समर्थन करती हूँ। जब उनके पास वक्त आया, जब उनको समय मिला, जब उन्होंने सोचा कि ये सही समय है निर्णय लेने का, तब उन्होंने निर्णय लिया। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपका कहना है वो किसान है,
बाद बाकी फिर उन्होंने लाल किले पे झंडा पहनाने से क्यों रोका? क्या किसान देश का ऐसा करता है? नहीं बताइए। नहीं, क्योंकि अगर वो वहाँ पर इतनी तपस्या कर रहे, इतना कठिन परिश्रम कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो किसान तो है। क्योंकि अगर वो किसान नहीं होते तो उनको क्या मतलब था इतना वहाँ पर जाके इतना भूख प्यास बारिश में वहाँ रुकने का? अभी मैं बता दूं तो हमारे साथ पीछे जनता भी बैठी हुई है। रोहित जी, क्या कुछ किसान ऐसे करते हैं कि झंडा पहनाने से रोकते हैं देश का झंडा? किसानों ने जो है अपना अपमान किया था, लेकिन बात यह है कि अब जो मोदी जी ने भी फैसला लिया है वो फैसला सोच समझ कर लिया, क्योंकि देखो चुनाव आ गए ना, इसीलिए वो फैसला इसीलिए लिया गया था। अगर चुनाव नहीं होते ना तो किसान वहां पर तरसते रहते। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा देशवासियों से। अरे साहब, एक बात बताएं, आप क्यों किसान को बदनाम कर रहे हो? जैसे कश्मीर में मुसलमानों को बदनाम किया, क्या आप तमाशा कर रहे हो? ये पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हो। पहले मुसलमानों को बदनाम किया और अब किसानों के पीछे पड़ गए। ये बताओ कौन सा किसान, मैं भी किसान पुत्र हूँ भाई, मेरे भी जमीन है, खेती बाड़ी करते हैं, तो कौन सा किसान तिरंगे का अपमान करेगा? भूल गए क्या पिछले साल के कारनामे? ऐसे दिन उन्होंने तिरंगे का कितना अपमान किया था। तो ये इस तरह देखो, किसान से उन लोगों को नहीं जोड़े जो देश के कानून को नहीं मानते। किसान से रही बात, आपने बोला कि मोदी जी ने क्यों वापस लिया। देखिए, मेरा मानना है मोदी जी के पास जो नॉलेज है वो हमारे पास नहीं है, उनके पास जो सिक्योर इनपुट्स है वो हमारे पास नहीं है। मोदी जी के पास, मैं इतना एक सुरक्षा के बारे में जानकार व्यक्ति हूं, सेना से जुड़ा हुआ हूं, और मैं एक चीज कह सकता हूं कि खालिस्तान का जो एक सिख ऑर्गेनाइजेशन जो कनाडा में काम करता है, आप भूल गए साहब 90 को, आप युवा हैं, आप शायद उसमें बच्चे रहे होंगे। पंजाब के अंदर जिस प्रकार से विद्रोहियों ने, देशद्रोहियों ने कोशिश की, पर देखिए हमारे पंजाब के नागरिकों ने टेररिज्म को बिल्कुल 5 साल में खत्म कर दिया। अब कश्मीर में खत्म कर दिया, उनको हजम नहीं हो रही है रोटी देश की। और यही कारण है, मैं तो कहता हूं कि किसान आंदोलन का नाम दिया गया, वो जो आप किसका नाम बता रहे थे, कौन है वो? टिकैत। तो जो वो टिकैत का जो आप नाम ले रहे हैं, वो काहे के टिकैत है भाई? मेरे को तो समझ में नहीं आता। और वो कहां चले गए जब मोदी जी को लगा कि देश को गुमराह कर रहे हैं लोग बाग, और उन्होंने अगर वापस लिया तो वो गए नहीं। अभी यूपी चुनाव में नहीं। अरे सब छोड़ो, ऐसे आदमियों को मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता। जो व्यक्ति हमारे देश हित की, वो व्यक्ति जिन्होंने सड़कें, मैंने आपको बताया ना, वो व्यक्ति जो तिरंगे का अपमान हो जाए, जिसके लिए हमारे जैसे लाखों लोग जीवन बलिदान दे दिया और आज भी बलिदान देने को तैयार है, उसका अपमान करने वाले व्यक्ति को मैं नाम लेना भी उचित नहीं समझता। तो साहब, क्या अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हाँ, उनको यानी ऐसे किसानों की यानी जो शर्तें वो नहीं माननी चाहिए थी? मैं देखिए, मेरा किसान और इन चीज का मुझे ज्ञान नहीं है। मैं सुरक्षा और देश से जुड़ी बात कर रहा हूं। सुरक्षा ये कहती है जो व्यक्ति तिरंगे का सम्मान नहीं करता, मैं उसको उस देश का नागरिक मानने को स्वीकार नहीं करूंगा। और इस 26 जनवरी के पर्व पर कह रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को देश का नागरिक होने का हक नहीं है जो तिरंगे का अपमान करे, क्योंकि तिरंगा हमारी आन है, बान है और शान है। रही बात उनकी टिकैत साहब की बात, देखिए चुनाव आएंगे, जनता उनको दिखा देगी, नागरिक जानते हैं कौन सही है। यस, किसानों के अगर दिक्कत होगी तभी शायद मोदी जी ने फैसला लिया होगा, उसकी चर्चा मुझे नॉलेज नहीं है कि क्या बैकग्राउंड है। पर ऐसे व्यक्ति जो देश में कानून तोड़े, देश में अराजकता फैलाए, आप बताइए, आप पूछ रहे थे इनसे, बीजेपी वालों से मैं जवाब देता हूं, शर्जील इमाम को रिहा करो। वही आपके क्या किसान कह रहे थे, किसान का शर्जील इमाम जैसे गद्दार से क्या लेना देना है, जो कहता है कि देश के टुकड़े कर दो, जो कहता है हमारे ईस्ट के अंदर कलकत्ता में हमें 1 लाख मुसलमान दे दो, मैं रास्ता। ऐसे बदमाशों को क्यों पब्लिसिटी दे रहे हो? अच्छा है वो जेल के अंदर है, मैं कहता हूं सड़ने दो उसको। दे मोदी जी जो ऐसे काम करते हैं, मैं एक सैनिक, वो सैनिक नहीं हूं जो समय देखते ही पलटी मार जाऊंगा, वो सैनिक नहीं हूं कि जो एक वर्दी पहन करके, आज मोदी जी ने मुझे चेयरमैन नहीं बनाया तो मैं और करूंगा। आपको एक बात बताऊंगा साहब, मोदी जी आपके साथ, हर आदमी राष्ट्रभक्त आपके साथ है, मैं भी आपके साथ आखिरी सांस तक रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपसे बड़ा देश के लिए हित के काम करने वाले। आपने हमें नेशनल वॉर मेमोरियल दिया, 370 की धज्जियां उड़ाई, आपने हम सैनिकों को खुला हाथ दिया, सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान में घुस करके हमने सारे टेररिस्ट कैंप तोड़े, आपने हमारे सैनिकों के कई काम किए। पर मोदी जी आए, एक तो मेरी गुजारिश है आपसे, जो मेरी हर राष्ट्र की, हर राज्य की सरकार से, क्योंकि साहब मैं सैनिक हूं, मैं कोई पॉलिटिक्स का ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता हूं, पहली बात।
सैनिकों के नाम की आप सब लोग माना करते हैं, सैनिक का सम्मान सम्मान, धन्यवाद आपका, धन्यवाद हर लोग, ये हर नागरिक का अभिनंदन करता हूं। पर हमारी 4 मुख्य समस्याएं आज आपके मार्फत रखना चाहता हूं, साधना चैनल उम्मीद करता हूं कि नागरिकों तक पहुंचाएगी। पहली समस्या, आप साथ NFU हमारी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन जो सैनिकों की एक मांग है, पता नहीं किन कारणों से आपके अधिकारी रोज हमें कोर्ट में घसीटते हैं। अरे साहब, आपका जब सरकारी तंत्र से आप कोर्ट में जाते हो तो आप मोटी फीस देते हो, हमारे जैसे रिटायर्ड आदमी पेंशन में से पैसा निकाल के कैसे केस लड़ेंगे? और NFU आप हमें क्यों नहीं दे रहे हो जो हमारा हक है? अब सेना का अधिकारी जो आज के 40 वर्ष पहले जिसका जो स्केल था आपने तोड़ करके 10 साल से जो बाकी सिविल सर्विसेज में जो अधिकारी है उनसे आपने उनको जूनियर कर दिया। कुछ तो शर्म करो मोदी जी, इस काम के लिए NFU हमें दे दो। दूसरी बात, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इंडिया गेट के ऊपर, मैं मानता हूं मोदी जी आपका इसमें कोई हाथ नहीं था, हमारे आंदोलन में जो हमारी पेंशन की जो हमारी बात चल, OROP की बात चल रही थी, पर आप बताओ जिस पुलिस अधिकारी ने 80 साल के सैनिक मेडल लगाए उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, उसको आपने जेल में डाला कि नहीं डाला? नहीं डाला। क्यों नहीं डाला मोदी जी? हो सकता दिल्ली की सरकार आपकी बात नहीं मानती हो। कहां है वो अपने केजरीवाल साहब? बड़ी बड़ी बातें बंद करो, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करो, OROP दो या ना दो, पर जिन सैनिकों के आप बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ लाठीचार्ज उसी इंडिया गेट पे, वैसे भी साहब वो तो गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है, आपने लाठीचार्ज की कार्रवाई करो। तीसरा मेरा मुद्दा, भारत सरकार के अंदर कोई भी नौकर है, अगर उसकी नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो वो सरकार उसके बच्चे को या परिवार को एक नौकरी का प्रावधान रखती है जिससे कि रोजी रोटी चल सके। आप बताओ, हमारे सेना के लिए बड़े बड़े गुण गाते हो, आप हमारा सम्मान करते हो, तो हमारे सैनिक को नौकरी क्यों नहीं फिक्स है? आप तो कह देते हो कि भाई जो लड़ाई में योद्धा मारा गया उसके लिए आप थोड़ा बहुत हमारे को ड्रामाबाजी चलती है, पर जो सामान्य मर जाता है बेचारा उसको तो कोई पूछता भी नहीं है। कानून पारित करो कि कोई भी सैनिक अगर सेना की नौकरी के दौरान उसका निधन हो जाता है तो उसके परिवार को अनुकंपा नौकरी फिक्स की जाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट पे मत डालिए, आपकी आदत है राजनेताओं की, सेंटर स्टेट पे, स्टेट सेंटर पे। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है सेना, तो सेना की अगर कोई मौत हो जाती है कर्मचारी की तो उसके लिए अनुकंपा नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कानून पारित करे, ऐसी मेरी गुजारिश है। और इसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट पे आप आ जाइए साहब। राजस्थान गवर्नमेंट में रेक्सो नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो मात्र 11,000 में सैनिक अधिकारी का शोषण करती है। गहलोत जी, इंडिविजुअली मैं आपका सम्मान करता हूं, आपने जिस प्रकार से राजस्थान में करप्शन फ्री राजस्थान की पहल की है, लेकिन आपके जो अधिकारी हैं सैनिकों की, हमारे जैसे पूर्व सैनिकों को आप क्यों नहीं मिलते हैं? आप ये बताओ। आपने इस रेक्सो जैसे, अरे नॉर्मल मिनिमम वेजेज एक मजदूर कमाता है 25,000 और आप सरकार हैं, आप सैनिक का शोषण करते हैं, एक तरफ ढिंडोरा पीटते हैं सैनिक सैनिक सैनिक। ये हमारा आपको बंद करना चाहिए। और लास्टली, सैनिकों के सम्मान में आज पूरा देश खड़ा हुआ है। नागरिकों से मेरी गुजारिश है, राजनेताओं से नहीं, क्योंकि वो सुनते ही नहीं हमारी कोई बातचीत को। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जैसे सैनिक हमारे, उनका सम्मान, जैसे विक्टोरिया क्रॉस कमल राम जी हैं, यहाँ राजस्थान के हैं, उनके नाम पर हम चिट्ठियां लिख रहे हैं। गहलोत सरकार आपको, गहलोत जी आपको, आपके वो देवाराम जी हैं, उनसे हम ऑफिस में जाके गुजारिश कर ली, मिलवा दो। तो उनका सम्मान कब मिलेगा? विक्टोरिया क्रॉस, उसके गांव में आज तक उसकी मूर्ति नहीं है, और कमला राम जी के नाम से उनके गांव में कॉलेज नहीं है। विक्टोरिया क्रॉस जैसे सम्मानित व्यक्ति, भारत के पहले 7 वीर चक्र योद्धाओं में से दावाई जी हैं झुंझुनू के, उनके नाम की झुंझुनू कलेक्टर को हमने चिट्ठी लिख के दे रखी है। और हमारे वहां जितेंद्र जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम बनवाएं, उनके नाम का मार्ग नहीं है। तो ये जो सैनिकों की समस्याएं हैं, अगर राजनीति करनी है राजनेताओं को, तो ये मत करो कि जो हमारी लो है, जो हमारी जो ज्योति चल रही थी उसको मर्ज क्यों कर रहे हो? हमारी समस्याओं पे आप राजनीति करो, हमें गर्व रहेगा। और फिर एक लास्ट बात, हमारी समस्याएं हल करो या ना करो, पर तिरंगे के लिए आन बान शान में हम सदैव रहेंगे। और मोदी जी, आपके लिए तो हम ताउम्र आपके लिए हाजिर हैं, क्योंकि आपसे बढ़िया हमारे को कोई देशवासी नहीं मिलेगा जो इस तरह देश के लिए तिरंगे के आन बान शान में काम करेगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे अभी आपको पता है शिल्पी जी की, यानी कर्नल साहब ने, यानी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया है,
आप किस नजरिया से देखते हैं कि आए दिन बेटियों के साथ यानी रेप जैसी घटनाएं सामने आ रही है, या कर्नल साहब उनका स्वागत कर रहे हैं, क्या कुछ कहोगे आप बीजेपी की मीडिया प्रभारी होने के नाते? नहीं, जो भी अभी समाज में जो भी घटना घटित हो रही है वो बिल्कुल शर्मनाक है। जो अलवर की दर्द से हम उबर भी नहीं पाते, उससे पहले भीलवाड़ा की घटना होना, वो भी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ये समाज को गर्त में लेके जा रहा है और इसके लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। पहले भी अलवरी का जो कांड हुआ है उसमें जो उनके पहले तो डैमेज होना बताया गया प्राइवेट पार्ट्स को, और उसके बाद एक्सीडेंट का नाम लिया गया। ये कहीं ना कहीं बलात्कारियों का नाम छुपाया जा रहा है और इस घटना को कहीं ना कहीं बंद किताब में रखा जा रहा है। और आगे जो भीलवाड़ा की घटना घटित हुई है उसके लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो बलात्कारियों को जब तक सजा नहीं दी जाएगी, कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा, कठोर सजा नहीं दी जाएगी, तब तक घटनाएं ऐसे ही चलती रहेगी और हमारा समाज गर्त में जाता रहेगा। कन्या भ्रूण हत्याएं बढ़ती रहेगी, लिंगानुपात बढ़ता रहेगा। तो यही गुजारिश है कि प्लीज इनको दोषियों को सजा दी जाए कठोर से कठोर। तो आपने देखा और सोचा और समझा। जो हमारे साथ यानी जो गेस्ट है कर्नल देवानंद जी थे, उधर बीजेपी की जो मीडिया प्रभारी शिल्पी सैनी जी थी, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने जाना, जनता ने जाना, सबने सुना। साधना न्यूज चैनल जयपुर से करता।